जैसे यहाँ पे पूरा डेजर्ट एरिया है और आज से 10-12 साल पहले यहाँ की स्थिति बहुत ही मतलब खराब थी क्योंकि यहाँ पे पीने के लिए पानी की भी कमी थी और घर तक पहुँचने के लिए सड़क भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में महिलाएँ घर से बाहर निकल के कुछ काम करें ये तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जो मेरी लगन थी और मेरी रुचि थी वही आज मुझे यहाँ तक ले आई है। तो जब काम शुरू किया उससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि एक सुई धागे का काम है जो इतना बड़ा मैं कर पाऊँगी। क्योंकि मैंने सिर्फ़ मेरे रोज़गार के लिए ये काम शुरू किया था और उसके साथ जब मुझे रोज़गार धीरे-धीरे मिलने लगा तो मैंने सोचा कि मेरे जैसी कितनी बहनें हैं जो गाँव में बैठी है, उनके पास में रोज़गार नहीं है और जो मुझे तकलीफ़ हो रही है पैसों के बिना तो उनको भी होती है। तो उनको भी मैं साथ में जोड़ूँगी। तो इसी सोच के साथ में मैंने पहले 10 महिलाओं का समूह बनाया और उसके बाद में धीरे-धीरे और बहनों को साथ में जोड़ती गई और आज 22,000 प्लस बहनें हमारे साथ में हैं। आप म्यूट है शायद, अनम्यूट करिए। आप तब 25 साल की थी या 25 से भी छोटी थी? नहीं, मैं 19 साल की थी, 19-20। 19 साल की, वाओ! जी। तो 19 साल की एक छोटी सी लड़की में वो शक्ति कहाँ से आ गई, रुमा देवी जी, की आप मतलब, क्योंकि जैसे मैं जानती हूँ आप जिस गांव से हैं या जिस प्रदेश से हैं, इट इज कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड। तो आप घूंघट में रहती थी, आपकी शादी भी हो चुकी थी, तो आपने कैसे ये सब किया? मतलब आप में वो शक्ति कहाँ से आई, नारी शक्ति जिसको कहते हैं? देखिए जैसे एक कोई भी कठिनाई आती है तभी अपन को शक्ति मिलती है क्योंकि जब मैंने पहले मेरी माँ को खोया उसके बाद जब बेटे को खोया तो मुझे लगा अब तो जिंदगी में बचा भी क्या है क्योंकि ऐसे विचार आने लगे कि अब जिंदगी में जी के कुछ नहीं करना है या तो आत्महत्या कर ले, ऐसे ऐसे विचार आने लगे तो मैंने सोचा कि नहीं मैं ऐसा तो नहीं करूंगी। मैं जो बचपन में दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखा था उससे कुछ करूंगी। तो ये एक मेरी रुचि भी थी क्योंकि पहले मैं घर में भी काम करती रहती थी, हाथ का काम और ये जो रुचि और लगन दोनों एक साथ हो गई और ऊपर से मजबूरी। तो ये एक कदम उठाया मैंने और ये मुझे जो मेरी एक क्या कह सकते हैं कठिनाई या बुरा वक़्त यही मुझे इसी के ज़रिए मैं ये आगे बढ़ पाई और कुछ कर पाई। हैट्स ऑफ टू यू रुमा देवी जी। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें और अड़े रहें, ये आप पे बहुत ही अच्छी तरह से लागू होता है। उसके बाद में क्या हुआ? जैसे आपने ये जान लिया कि मैंने 10,000 महिलाओं को तो प्रेरित कर दिया, उनको मैंने काम शुरू कर दिया, आपने संस्था ज्वाइन कर ली, फिर आपको ये फैशन डिजाइनिंग, और ये बहुत लोगों से मैं बताना चाहती हूँ कि रुमा देवी जी हार्वर्ड जाके बात कर चुकी हैं, वर्कशॉप्स ले चुकी हैं, अलग अलग देशों में जा चुकी हैं, राइट फ्रॉम जर्मनी टू सिंगापुर टू लंदन, एवरीवेयर। उसके अलावा आपने फैशन वॉक्स भी किए हैं, रैंप पे भी गई हैं, डिजाइनर्स आपके एम्ब्रॉयडरी कपड़े भी पहनते हैं। प्लीज थोड़ा सा फैशन डिजाइनिंग और आपकी ये जो आर्ट और क्राफ्ट के बारे में हमको बताइए, क्योंकि आज जो सुन रही हैं आपको बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेरित होना चाहती हैं आपसे। जी, मैंने जब काम शुरू किया तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, इसका मार्केटिंग कहाँ होगा, ये बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने ये सोचा कि लोकल जो महिलाएं मायके जाती है, बैग वगैरह लेके जाती है, वो बैग बनाने शुरू किए थे। और उस बैग के जो एम्ब्रॉयडरी होती थी वो तो हाथ से कर ली, लेकिन उसकी स्टिचिंग करने के लिए हमें मशीन चाहिए थी, तो वो मशीन खरीदने के लिए मैं सक्षम नहीं थी क्योंकि इतने पैसे मेरे पास में नहीं थे। तो मैंने 10 महिलाओं का एक समूह बनाया और
100-100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी और उससे हमने स्टिचिंग शुरू की। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि हम 10 महिलाएं हो गई है, अब इतनी महिलाओं के लिए काम कहाँ से लेके आएंगे। तो हमने इधर उधर पता किया कि हमें कैसे काम मिल सकता है, क्योंकि इतने बैग भी कोई नहीं खरीदेगा अपना। तो इसी संघर्ष के साथ में हमको किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, जिसकी मैं आज प्रेसिडेंट हूँ, इसके बारे में बताया कि हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, शायद आप उनके पास जाओगे तो आपको शायद कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर हम 2-3 महिलाएं इकट्ठे होके वहां गए और वहां पे अभी हमारे संस्थान के सेक्रेटरी है विक्रम सिंह जी, उनसे जाके मिले कि हमारा 10 महिलाओं का समूह है, हम काम करना चाहते हैं और आप अगर हमारी कुछ मदद कर पाए तो उन्होंने बोला कि महिलाएं खुद काम करने के लिए आना यही हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि घर से बाहर निकल के कोई इतना आसानी से काम नहीं करती है और हम पे भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि आज आप आए हो, कल आओगे नहीं आओगे पता नहीं, काम कैसे कर पाओगे। तो हमने बोला कि नहीं, हमें काम की जरूरत है और हम काम करना चाहते हैं, इसीलिए ही आए हैं। तो फिर हमें सैंपलिंग का काम दिया गया और कुशन कवर वगैरह उसकी जो पाइपिंग लगती है वो बनाने के लिए दिए। तो हमने वो अच्छे से बना के लेके आए, तो उन्हें लगा कि वास्तव में ये तो काम तो कर सकते हैं। तो फिर हमें ऑर्डर का काम दिया, 3 दिन का काम दिया कि ये आप करके लेके आइए। और वो जो पहला ऑर्डर हमें मिला, बहुत खुशी हुई। हम जाके बैठ गए और सुबह तक हमने पूरा करके वापस गए तो विक्रम जी बोला कि मैंने बोला आपसे काम नहीं होगा, ये आप 3 दिन का काम लेके गए थे और अभी वापस देने के लिए आ गए। तो मैंने कहा नहीं, हम ये काम पूरा करके लेके आए। तो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो मैंने कहा नहीं, हम पूरी रात नहीं सोए, हमने पूरी रात बैठ के ये काम किया और अभी लेके आए। तो उन्हें लगा कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। तो फिर हमें रास्ता बताया कि आप ऐसा करोगे तो और ज्यादा आपको काम मिल सकता है। तो कुछ हमने ऑर्डर का काम किया और उसके बाद में जब हम हमारे पास में पैसे आने लगे तो हमें लगा कि अब हम और बहनों को साथ में जोड़ेंगे। तो गांव-गांव, घर-घर जाके मैंने उनसे बात की कि आप काम करना चाहती हैं? तो महिलाओं को रुचि होती है कि हम काम करेंगे, लेकिन घर वाले राजी नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि आप पता नहीं इनको क्या सिखा के जाओगे, कल ये हमारा कहना मानेगी, नहीं मानेगी और कहाँ कहीं जाना पड़ा तो हम कहते नहीं, इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये घर में बैठ के काम करेगी और घर का पूरा काम करने के बाद जो भी इनको 2-3 घंटे टाइम मिलता है उसमें ये काम करके देगी। तो ऐसा करके कुछ महिलाएं साथ में जुड़ी और जब उनके पास में इनकम आने लगी तो और भी पड़ोस की महिलाएं साथ में जुड़ने लगी। लेकिन अब और दिक्कत थी कि अब इतना काम कहाँ से लेके आए, महिलाएं ज्यादा बढ़ गई है। तो फिर हमने बैठ के तय किया कि नहीं, अब हम एग्जीबिशन करेंगे और एग्जीबिशन के थ्रू हम इनके जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं इनको सेल करेंगे। तो एग्जीबिशन कहाँ होगी उसके बारे में पूरा रिसर्च किया तो कि दिल्ली में एक एग्जीबिशन लग रहा है रफी मार्ग पे, वहां पे अपन जाएंगे और जो अपने प्रोडक्ट है वो सेल करके आएंगे। लेकिन बाड़मेर से बाहर पहली बार जा रहे हैं, कैसे कस्टमरों से बात करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ मारवाड़ी आती है, हिंदी भी नहीं बोलनी आती, उनसे बात कैसे करेंगे? ये पूरी घबराहट के साथ हम दिल्ली पहुंच गए और वहां पे हमने हमारा बूथ लगा दिया और जो कस्टमर गाँव के आर्टिजन हैं और इनसे कैसे बात करें, मुझे बोला कि बेटा ये इतने सुंदर पीसेज हैं, जो ये हाथ से बनाए हैं या मशीन से बनाए हैं? मैंने कहा नहीं, ये पूरा हाथ का काम है। फिर उन्होंने बताया कि आप इसमें और भी नवाचार कर सकते हैं, कहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, क्या फैब्रिक यूज ले सकते हैं। तो वो उन्होंने बताया और हमारा उस टाइम 2010 की बात कर रही हूँ, हमारी 10-15 हजार सेल हुई और उस सेल से हमें और हौसला बढ़ा कि अब हम और अच्छे से तैयारी करके आएंगे नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए। और हम वापस आके उसी तैयारी में लग गए और जो नेक्स्ट एग्जीबिशन थी हमारी, उसमें हमारी 10-15 हजार सेल नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। फिर हमने सोचा कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम और कुछ नवाचार करेंगे इसी के साथ में। तो फिर हमने साड़ीज, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए, क्योंकि उससे पहले हम सिर्फ कुशन कवर, बेड कवर और कर्टन्स ही बना रहे थे सिर्फ कॉटन में। उसके बाद में हमने अलग-अलग जगह से फैब्रिक सोर्स करना शुरू किया, मूंगा, मटका, सिल्क, टसर सिल्क, चंदेरी, महेश्वरी, इसमें हमने साड़ियाँ बनानी शुरू की, दुपट्टे, कुर्ते। अब ये बना रहे थे, लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा था, लेकिन
हमें लग रहा था कि ये फोल्ड किए हुए ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एप्लिक में पहले कोई बनाता नहीं था। तो हमने सोचा क्या करें, इसी बीच हमें लगा कि क्यों ना अगर अपन फैशन शो करेंगे तो ज्यादा लोगों को पता चलेगा और अपना प्रोडक्ट है जो ज्यादा बिकेंगे। तो ये सोच रहे थे, लेकिन अब फैशन शो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, हमें कौन मौका देगा। इसी बीच एक राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था जयपुर में, तो हमने वहां जाके रिक्वेस्ट की कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे तो बड़े अवार्ड है, बड़े डिजाइनर्स है, वो फैशन शो कर रहे हैं, आप आर्टिजन है, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। तो हमने बोला नहीं, हमें एक बार आप मौका दीजिए, हमें फैशन शो करना है। तो वहां से हमें फैशन शो का मौका मिला। और अब दिक्कत ये थी कि वास्तव में वहां पे तो बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं, और हम कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे, कैसे कलर थीम बिठाएंगे, ये घबराहट हो रही थी। तो फिर हमने बड़ी एनजीओ से मदद मांगी, दिल्ली वगैरह से, कि आप हमारी हेल्प करिए, हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला कि आपका ये लेवल नहीं है, ये डिजाइनरों का काम है, आप जहाँ पे फील्ड में काम कर रही है वहां पे करिए, वो ठीक है। तो हमने सोचा कि अब मदद तो कोई नहीं करेगा, लेकिन हम ये फैशन शो जरूर करेंगे। तो हमने खुद ने कॉस्ट्यूम डिजाइन तैयार किए, जो भी हमें लगा कि ये कलर इसके साथ जाएगा, वो थीम बना के हम लेके गए। लेकिन डर तो लग ही रहा था कि वास्तव में वहां पे तो बड़े डिजाइनर्स है, कैसे हमारे प्रोडक्ट कोई पसंद करेगा नहीं करेगा, लेकिन करना तो था ही। जैसे ही हमारे प्रोडक्ट फैशन शो के रैंप पे आए, सारे डिजाइनर्स और वहां पे जो ऑडियंस थी, सब खड़े होके तालियां बजा रहे थे। और नेक्स्ट शो के लिए 5 बड़े डिजाइनर्स बाड़मेर पहुंच गए थे। यहाँ पे उन्होंने कलेक्शन तैयार करवाए, जैसे बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहमन ठाकुर, जो बड़े बड़े डिजाइनर्स है, उनका 5 डिजाइनरों के साथ में हमने सोलो शो हमारा किया, और पूरा बाड़मेर ही वहां पे नजर आया। तो ऐसे करके हमने ये फैशन शो हाथ में लिया। और उस दिन हमें मौका नहीं मिलता तो शायद मैं अभी फैशन डिजाइनिंग इनका वो अवार्ड नहीं जीत पाती, क्योंकि जब हमने एनजीओ से मदद मांगी और हमें वो मदद मिल जाती, तो हम खुद कॉस्ट्यूम तैयार करने के लिए तैयार नहीं होते और आज पीछे रह जाते। तो हर कोई कठिनाई आती है, उसका सामना अच्छे से ही लेके करना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोचना, पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ये मौका हमें मिलना चाहिए था। तो ऐसे ही फिर हमने सोचा कि अपन इंडिया में एग्जीबिशन कर रहे हैं, फैशन शो कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल एग्जीबिशन की जाए या फैशन शो किया जाए तो अपना और अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और ज्यादा काम मिलेगा बहनों को। तो ऐसा ही सोच के हमने जर्मनी हेम टेक्सटाइल का, जो एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल फेयर होता है, वहां से हमें मेल आया कि इंडिया से मात्र एक एनजीओ को हमने सेलेक्ट किया है, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस देंगे और आपको यहाँ पे हम इनवाइट कर रहे हैं। तो हमें यकीन नहीं हुआ कि हम तो सोच रहे थे कि बाहर जाके हमें एग्जीबिशन करना है और सीधा जर्मनी से हमें इनविटेशन आया है। तो काफी परेशानी थी कि हम वहाँ कैसे पहुंचेंगे, और किराया तो हमें दे के जाना है, तो वो सारी चीजों की व्यवस्था की हमने। और उसके बाद में लगा कि वहां पे तो और दिक्कत आएगी भाषा के बारे में, और हम यहाँ से ट्रांसलेटर को भी साथ में लेके गए। और दिक्कत ये थी कि वहां पे इंडियन खाना भी नहीं मिलेगा, तो आपको दिक्कत आएगी। तो हम आटा मसाला सब साथ में लेके गए, वहीं पे रोटियां बना के भी खाई। और जर्मनी का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं वहां पे एक ऐसे 10 महिलाओं का एक ग्रुप आया, और मुझे देख के वो मेरे पास आ गए और उनके आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हुआ क्या? तो कि आपको देख के हमें हमारा मुल्क याद आ गया है। हम किसी की नानी यहाँ से थी, किसी की दादी यहाँ से थी, तो वो सिर्फ पहनावा देख के वहां मेरे पास आए, और 2 दिन मेरी इतनी हेल्प की कि आप अगली बार आओगे तो हमारे घर रुकोगे, वो खाने का भी टिफिन लेके आए। तो ऐसे लोग मुझे वहां मिले, तो मुझे तो लगा मैं इंडिया में ही हूँ, जर्मनी तो आई ही नहीं हूँ। तो ऐसे ही हमने फिर सिंगापुर, कोलंबो फैशन वीक, श्रीलंका में और एग्जीबिशन भी किए, और थाईलैंड में उसी के साथ में यूएसए में भी हम। वैसे तो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन आगे अभी इसी टाइम हमारे 5 स्टेट में फैशन शो होने थे, वो इस पॉइंट के कारण नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे।
और ये मेरी जर्नी रही। वैसे तो कम टाइम में ऐसे तो नहीं बता सकते 12 साल की जो जर्नी थी, लेकिन कुछ कुछ। बहुत ही सुंदर। आप इतनी सुंदर तरीके से आपकी जर्नी जो बयान करती हैं, शायद आपको भी पता नहीं है रूमा देवी जी, लेकिन आप इतना प्रेरित कर रही हैं सभी महिलाओं को ही नहीं, सभी सभी छोटे बच्चों को, जो आज की युवा पीढ़ी है। हम सब काफी कुछ सीख रहे हैं आपसे, जो शायद आपको भी पता नहीं हो। लेकिन आपकी ये जो जर्नी, आपने जो कहा कि कुछ नहीं था लेकिन मन में एक विश्वास था जिसको लेके आप आगे बढ़ी, जर्मनी में गई, जहां पे मुझे तो पता है कि आप सब वेजिटेरियन हैं, आप घूंघट पहनती हैं, उस इसके बावजूद आपने फैशन शो किए, और अभी बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स बाड़मेर आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है रुमा देवी जी, कि आप जो अभी कौन से प्रोडक्ट्स आप मार्केट में, आपके जो एनजीओ हैं, कौन से प्रोडक्ट्स अभी रेडी कर रही हैं? आपने स्टार्टिंग तो हैंड एम्ब्रॉयडरी बैग से किया था, लेकिन आजकल आप लोग कौन से प्रोडक्ट्स कर रहे हैं? और 22,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके संस्थान से, तो ये सभी के स्किल सेट्स अलग अलग होंगे, राइट? मतलब कोई दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी करता होगा, तो कोई साड़ी वीविंग करता होगा, तो कोई और बैग्स करते होंगे। तो एक बार दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कौन से प्रोडक्ट्स करते हैं आपके एनजीओ में। अभी हम वैसे तो होम फर्निशिंग की पूरी रेंज बनाते हैं। बेड कवर, कुशन कवर, कर्टन्स और टेबल टेबल कवर, टेबल रनर, मैट्स वगैरह। और गारमेंट्स में हम साड़ी, कुर्ते, दुपट्टा और स्टिचिंग गारमेंट्स भी हम तैयार कर रहे हैं, जैसे लॉन्ग कुर्तीज, गाउन और शॉर्ट कुर्तीज वगैरह, ये सारा। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम किस तरीके की एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक कर रहे हैं। ये आप वाओ। देख रहे हैं, ये दुपट्टा है, ये चंदेरी का फैब्रिक है और इसके पीछे लगा है ये कॉटन टिश्यू है। और ये है एप्लिक वर्क। इसको हम ऊपर, पहले ये कपड़ा है जो इसको ट्रेस करते हैं और इसकी कटिंग होती है, जो ये आप डिजाइन देख रहे हैं, ये इसकी कटिंग होती है सैनी और हथौड़ी से। जैसे लकड़ी की नक्काशी होती है वैसे इसकी कटिंग होती है। उसके बाद में जो ग्वार का गम होता है उसका पेस्ट बना के इस कपड़े को इसके पीछे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद में ये जो डिजाइन है इसको सुई की नोक से हल्का सा अंदर मोड़ के इसकी पूरी तुरपाई होती है। इससे ये जो पीछे वाला कपड़ा है ये खिल के आती है, डिजाइन पूरी दिखती है। और ये बनने के बाद में इसको 12 घंटा पानी में भिगो के रखते हैं, जिससे ये ग्वार का गम जो था वो फ्री होता है। उसके बाद में इसको फिनिशिंग करके प्रेस करके, या व्हाइट है तो डाई करवाते हैं, और साथ में ये टसल्स वगैरह लगा के ये दुपट्टा तैयार हो गया है। और बाकी जो हम कर रहे हैं वो एम्ब्रॉयडरी का काम है। एम्ब्रॉयडरी वाला क्वेश्चन, ये साड़ी है, एप्लिक की ही साड़ी है, ये टसर सिल्क है। ओ वाओ, ये पूरी हाथ से बनाई है? ये पूरे हाथ से बनी हुई है, ये टसर सिल्क के साथ में है एप्लिक वर्क। वाओ। ये आप देख रहे हैं कुशन कवर है, इसको वाओ। एप्लिक के साथ में एम्ब्रॉयडरी कांथा वर्क किया हुआ है। तो इसको वैल्यू एडिशन करके ये एप्लिक को और सुंदर बना दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये मिरर वर्क है और ये एम्ब्रॉयडरी है यहाँ की। और यहाँ पे 26 तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, उससे हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये कुशन कवर बना लिया, इसी का बेड कवर, इसी के ड्रेसेस बनाते हैं, छोटे छोटे मोटिव लेके कुछ भी कुर्ती वगैरह ये बनाते हैं। तो ये हमारा वर्क है। और अभी हम यहाँ के आर्टिजनों को भी गोटापत्ती वर्क, जरदोजी का ये भी सिखा रहे हैं, क्योंकि राजस्थानी जो अपने ड्रेसेस है उसमें वो ज्यादा यूज होता है। तो अभी यहाँ की महिलाओं को भी मैं वही सिखा रही हूँ। रोमा देवी जी, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके हाथ में इतनी कला है और आपने इन 22,000 महिलाओं को ये कला सिखाई है या फिर वो खुद भी सीखी हैं,
आप काफी सारे वर्कशॉप्स भी करती हैं। आपको कोई और प्रदेश से, जैसे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या कर्नाटका हो, किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बुलाया है कि रुमा देवी जी आप प्लीज हमारे स्टेट आइए और हमारे भी लोगों को अपने स्किल्स सिखाइए? जी, काफ़ी जगह से बोलते हैं कि यहाँ पे भी सिखाना है। जैसे अभी उत्तराखंड के माणा गाँव में जो वूलन से वो शॉल बनाते हैं, पंखी शॉल जो प्लेन होती है, उसको वैल्यू एडिशन करके कैसे मार्केट में लेके जाना है, इस संबंधित हमारे यहाँ से आर्टिजन गए और वहाँ पे उत्तराखंड के 2-3 समूह बना के उनको सिखाया कि उसी शॉल से हमने जैकेट्स वगैरह वो बनाए और उसके साथ में एम्ब्रॉयडरी करके उनको वैल्यू एडिशन करके उनको सेल करते हैं। जो वो 150 से 200 रुपए में सेल कर रहे थे, आज उनका 1000-1200 में सेल हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे आर्टिजन हैं जो काफी जगह जाते हैं और सिखाते हैं, क्योंकि ये जो अपनी कला है ये तो आदान प्रदान होनी चाहिए। रुमा देवी जी, मुझे शक है आप कह रही हैं कि आप सिर्फ 8 तक पढ़ी हैं। आपने ये सब कहाँ से, इतना सारा नॉलेज इतनी यंग एज में आपने, बहुत प्रेरित हुई हूं मैं आपसे। और मैं जरूर जानती हूँ कि सभी जो दर्शक यहाँ पे हैं आपकी कहानी सुन के प्रेरित हुए हैं। और ऑफ कोर्स हम 1 घंटे के इस प्रोग्राम में सभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन रूमा देवी जी को आप अगर गूगल करेंगी तो a lot of things has been written about her. She has participated in most of the television shows, a lot of fashion shows around the globe. She has been called by the UN. She's been called by the Harvard University to talk about her story. So I'm quite proud that Namaste Bharat has chosen Ruma Devi ji as our ambassador, and she's a social entrepreneur with such a beautiful cause. रुमा देवी जी, आपने नमस्ते भारत के बारे में पढ़ा ही होगा और बताया है हमने आपको। तो आपको क्या लगता है कि इस महामारी के समय, ये जो कोरोना जो अभी चल रहा है, जो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से चला जाए और बिजनेस नॉर्मल हो, लेकिन हमने ये जो नमस्ते भारत का जो मूवमेंट शुरू किया है 10 दिन का, ये सबसे पहले एक ऑनलाइन एग्जीबिशन है 29 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक, ताकि हमारे जो आर्टिजन्स हैं, हमारे एमएसएमईज हैं, उनको हेल्प हो जाए कि वो अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में दिखाएं, दुनिया भर में बेचें। ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से अभी हम फ्लाइट लेके एग्जीबिशंस में नहीं जा सकते, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और हमारी कंपनी जो डी आइडियाज हैं, हम बहुत प्राउड हैं कि हम ये नमस्ते भारत को लॉन्च कर रहे हैं। तो आप थोड़े से एक एनकरेजिंग शब्द बताइए जो हमारे एग्जिबिटर्स हैं, क्योंकि उन सब के मन में ये ख्याल है कि हम तो एग्जीबिशंस जाते थे अपना माल लेके, दूसरे कंट्रीज में लोग आके साड़ियां टच करते थे, फील करते थे और खरीदते थे, लेकिन ये ऑनलाइन में कैसे होगा? मुझे तो 100% पता है कि आप तो बहुत ही अच्छा सा सुझाव और प्रेरणा भरे शब्द देंगे सबको। तो प्लीज, आप क्या सोचती हैं नमस्ते भारत के बारे में? जी, बिल्कुल, आपने ये बहुत ही अच्छी पहल की है, नमस्ते भारत जो ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं आप, क्योंकि आज के टाइम में अपन एग्जीबिशन नहीं कर पा रहे हैं और वैसे आपने जैसे बताया कि हाथ में लिए बिना फील कैसे करेंगे? तो अब आपको कल्पना से ही फील करना है कि अपन जो ये प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, ये सही प्लेटफॉर्म है, ये सही हमें जो हम खरीद रहे हैं, ये प्रोडक्ट सही है हमारे लिए। ये विश्वास के साथ ही अपन सबको ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये अपन जो कार्यक्रम कर रहे हैं नमस्ते भारत, ये एक विश्वास के साथ हो रहा है। ये सफल होगा तभी अपने भारत के जो आर्टिजन है उनकी सफलता होगी। तो हम सबको मिलके इनका सहयोग करना चाहिए कि हमारे आर्टिजनों के प्रोडक्ट हम खरीदेंगे तो उनको रोजी रोटी मिलेगी। ये अपन को समझना है कि ये किसी के हाथ के मेहनत है, इससे हम खरीद रहे हैं, ना कि कोई पावरलूम का कपड़ा खरीद रहे हैं या मशीन की एम्ब्रॉयडरी खरीद रहे हैं। हम हाथ का काम को खरीद रहे हैं और ये
जो हम खरीद रहे हैं ये किसी को हम रोजगार दे रहे हैं। तो हम सबको मिलके इनका साथ देना है और आगे बढ़ना है। जरूर। नहीं, हमारी यही कोशिश है कि इस सभी दुखी और ये महामारी के समय में हम सबसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे जो आर्टिजन्स भाई बहने हैं, जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका सब बिजनेस बढ़ता जाए और सबको एक लाइवलीहुड मिले इस प्रोग्राम के जरिए। जी, मैं कहना चाहूंगी कि अभी दिवाली का सीजन आ रहा है और काफी सारी कंपनीज है, कॉर्पोरेट है, जो अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देते हैं। तो क्यों ना अपन हैंडमेड आइटम देके अपने आर्टिजनों का हौसला भी बढ़ाएं और उससे उसको रोजगार भी मिले, तो ये पहल बहुत अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से। जरूर जरूर। एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैंने आपको कौन बनेगा करोड़पति शो में देखा था। अमिताभ बच्चन जी ने आपको कर्मवीर की पदवी दी थी उस समय, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपका ये सब एक्सपीरियंस, ना कि टीवी या फिर जो फैशन शोज या फिर अलग अलग देशों में जो है, तो जब आप वापस बाड़मेर जाती हैं तो अब कैसे माहौल है आपके गांव में? मतलब सब आपको पूजनीय तरीके से करते हैं या कोई आपको कोई दिक्कत आती है, या सभी लोग बहुत देखिए, अच्छे से पेश आते हैं? शुरुआत में जब काम शुरू किया था तो किसी को विश्वास नहीं था कि ये कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज, और मुझे खुद को भी विश्वास नहीं था कि ये एक सुई धागे का काम करने से कोई अवार्ड मिलता है या कि इतनी सराहना मिलती है। ये बिल्कुल आइडिया नहीं था, हम तो सिर्फ काम कर रहे थे। सबसे पहली बार जो जिला स्तर पे हमें कलेक्टर साहब ने अवार्ड देके सम्मानित किया, तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमें कलेक्टर साहब से अवार्ड मिला है। उसके बाद में राज्य स्तर पे, फिर राष्ट्रपति जी के हाथों से, अमिताभ बच्चन जी के साथ में, हमें तो ये एक सपना सा लगा। लेकिन हर एक अवार्ड के साथ में हमें नई जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी के साथ में और ज्यादा अच्छा काम करने का हौसला मिला। तो ये सारे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और अच्छा कर पाए। और अब जब भी मैं अवार्ड या कुछ लेके आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग आते हैं मिलने के लिए, बधाइयां देते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे आर्टिजन हैं, मैं तो मानती हूँ कि वो इतनी मेहनत करते हैं तभी हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं अकेली ये अवार्ड सब नहीं जीती हूँ, ये मेरी पूरी 22,000 महिलाओं की टीम का अवार्ड है। जरूर जरूर। अभी हमारे दर्शक क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, थोड़े सवाल हैं रुमा देवी जी जी। आपसे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक मुझे बहुत उत्सुकता है। आप मूवीज देखती हैं, पिक्चर्स देखती हैं, सिनेमा या म्यूजिक का शौक रखती हैं? नहीं, हम हमारे जो देसी हर्जस है उसमें मुझे ज्यादा शौक है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं मेरी बहनों के साथ में बैठ के हम हर्जस करते हैं। फोक म्यूजिक जो भजन गाते हैं वो भजन में ही मेरी ज्यादा रुचि है। सो स्वीट। और आई एम श्योर आप जब एप्लिक या जो डिजाइनिंग या जो भी आप जब बुनती हैं तो कुछ तो गुनगुनाती होंगी, तो थोड़ी सी दो लाइनें हमारे लिए सुनाइए प्लीज। रे नाम देव जेने, रे नाम परे बता, रे नाम देव जीरो से लावांस ले
तो ये समूह में गाते हैं हम बैठ के। बहुत अच्छा लगा। रुमा देवी जी, ये पूछना चाहती हूँ कि आपके प्लान्स क्या हैं नेक्स्ट 3 years 5 years? देखिए, जैसे आत्मनिर्भर भारत की ओर ही हम बढ़ रहे हैं, और अभी ऐसा टाइम आया है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह बाहर पढ़ाई कर रहे थे और युवा पीढ़ी अभी मतलब गांव की तरफ मुड़ रहे हैं। तो मैं तो ये मेरा यही मानना है कि अगर युवा पीढ़ी इस काम में आगे आए, गांव में जाके अपना करियर बनाए, तो ये आत्मनिर्भर भारत बहुत ही आगे जा सकता है। क्योंकि ये लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो इसमें हम सब सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम है, और इस कला को बढ़ावा देने के लिए हम सबको आगे आना है, और युवा पीढ़ी आगे आएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आने वाले 5 सालों में हमारा भारत और आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्योंकि पहले से ही हमारा भारत तो आत्मनिर्भर है ही, लेकिन इन जो गांव बसे हुए हैं वो भी आगे आएंगे। रुमा देवी जी, इस महामारी के दौरान आपके गांव में भी आई एम श्योर मतलब अभी बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने दूसरे महिलाओं से, और हमारे भारतीय दूसरे जो महिलाएं हैं अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग गांव में हैं, जी उनके लिए आप 2 शब्द प्रेरणा भरे कहिए। जी, अभी ये जो टाइम है ये बहुत ही कठिन है, ये बहुत ही कठिन है। लेकिन धीरज के साथ में हम इनका सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि किसान जब खेती करते हैं तो कई सारे आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई, या कुछ वो टीडी वगैरह आ गई, वो खा गई। लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, वापस उसी एनर्जी के साथ में लगे रहते हैं। वैसे ही अपन को भी ऐसा ही करना है। इस संकट की घड़ी को निकाल के, और अच्छा समय आएगा आगे, तो हमें आगे वाले टाइम के लिए तैयार रहना है। Thank you, Ruma Devi ji. For all the audience today, why did we choose Roma Devi ji as our first Namaste Bharat ambassador? I'm sure you'll agree with me. She's so inspiring and an extraordinary woman. The new face of New India, the face of women empowerment. To know more about her, please, you can Google her and listen to her story online. I would request everybody here from all around the world who are there today on the Zoom and Facebook, please support her NGO, the Gramin Vikas Sansthan Kendra. So, they all do a lot of products which are handmade, which can be used as corporate gifting. So I would request from my bottom of heart to please support all these cottage industry people who are not using machines, but who are using their skills and making beautiful home furnishings, apparels, garments, which can be gifted this festive season. It will help us to gain livelihood to our brothers and sisters in India. Having said that, of course, रुमा देवी जी, आपको ये कहावत मैं बात वापस सुना रही हूँ जो आपके ऊपर बहुत ही लागू होती है। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें और अड़े रहें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ, और बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने नमस्ते भारत को हाँ कर दी है। और अभी और 1.5 महीना है, हम साथ में काम करेंगे। अगर हमारे लायक कुछ भी सेवा हो बाड़मेर में, राजस्थान में या कहीं भी, प्लीज हमको आप बताइए। और सभी की तरफ से हाई कमीशन ऑफ सिंगापुर, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन सिंगापुर, द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे सभी सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और audience for joining today.
We hope you really liked Ruma Devi ji's story. Such an insightful and inspiring story. Ruma Devi ji, before I say goodbye, please आप 2 शब्द कहें. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भारत के आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ, और आपने मुझे सबसे रूबरू करवाया, सबसे बात करने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया रुमा देवी जी. Thank you and have a good evening everybody. Thank you.